नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुराने अमरावती शहर की सफील यानी किले की दीवार का हिस्सा रहने वाले कोल्हापुरी गेट से सटे दाहिने बुर्ज का एक बड़ा हिस्सा आज दोपहर बाद अचानक ही ढहकर गिर गया। इस बुर्ज के भरभरा कर ढह जाने की वजह से पठान चौक से भातकुली की ओर जाने वाली सड़क पर इस बुर्ज का मलबा चारों ओर फैल गया। हालांकि जिस समय यह हादसा घटित हुआ उस समय बुर्ज के आसपास कोई मौजूद नहीं था, साथ ही सड़क से भी आवाजाही नहीं के बराबर। ऐसे में यहाँ पर किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस विशालकाय बुर्ज को ढहता देखकर इस परिसर में जबरदस्त हड़कंप व दहशत का माहौल व्याप्त हो गया और भागम भाग वाली स्थिति बन गई। करीब 150 वर्ष से अधिक समय पहले पुराने अमरावती शहर के चारों ओर किलेनुमा दीवार बनाई गई थी, जिसे स्थानीय भाषा में सफील कहा जाता है। इस किले की दीवार के चारों ओर 4 दरवाजे बनाए गए हैं, जिन्हें नागपुरी गेट, अंबा गेट, जवाहर गेट व कोल्हापुरी गेट कहा जाता है। हर दीवार के दोनों ओर विशालकाय बुर्ज बनाए गए हैं। साथ ही यह सफील कई स्थानों पर कमजोर भी पड़ गई है, जिसके पुनर्निर्माण एवं रखरखाव का काम भी युद्ध स्तर पर विगत कई वर्षों से चल रहा है। इसी के तहत कुछ माह पूर्व ही कोल्हापुरी गेट के दोनों ओर स्थित बुर्ज की भी दुरुस्ती की गई थी, लेकिन विगत दिनों हुई अतिवृष्टि की वजह से बुर्ज की दीवार में पड़ी दरारों में बारिश का पानी घुस गया और संभवतः इसी वजह से यह बुर्ज गिर गया। यह सफील और सभी बुर्ज निजामकालीन शासन काल के दौरान बनाए गए हैं, ऐसी जानकारी है। जिले के सहकार क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद हेतु बुधवार 20 अक्टूबर की दोपहर प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के जरिए चुनाव करवाए गए, जिसमें एक बार फिर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, 10 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष रहे बबलू देशमुख तथा पूर्व विधायक व बैंक के संचालक वीरेंद्र जगताप गुट की सत्ता स्थापित हुई। जब इस गुट के कट्टर समर्थक रहने वाले जिले के दिग्गज सहकार नेता सुधाकर भारसाखले अध्यक्ष पद के लिए स्पष्ट बहुमत के साथ निर्वाचित हुए, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में तिवसा सेवा सहकारी सोसाइटी क्षेत्र से बैंक के संचालक निर्वाचित तथा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के कट्टर समर्थक माने जाते सुरेश राव साबले ने भी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की। जिला बैंक के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुधाकर भारसाखले तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए सुरेश राव साबले दरियापुर व तिवसा सेवा सहकारी सोसाइटी क्षेत्र में अच्छा खासा रसूख रखते हैं और इन क्षेत्रों से लगातार तीसरी बार जिला बैंक के संचालक निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में इन दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के पास जिला बैंक के कामकाज से संबंधित काफी प्रदीर्घ अनुभव भी है। चुनावी नतीजे घोषित होते ही बैंक के सत्ताधारी खेमे में जबरदस्त हर्षोल्लास की लहर व्याप्त हो गई और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप गुट के समर्थकों द्वारा जिला बैंक परिसर सहित सरकारी विश्राम गृह परिसर में जमकर जल्लोष मनाया गया और सभी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुधाकर भारसाखले व उपाध्यक्ष सुरेश साबले को इस जीत के लिए बधाई देने के साथ ही उनका भावपूर्ण अभिनंदन भी किया। विगत कुछ दिनों से व्यक्त की जा रही अपेक्षा के मुताबिक बुधवार 20 अक्टूबर को आहूत मनपा की आम सभा एक बार फिर सत्ता पक्ष व विपक्ष की आपसी तनातनी व अड़ियल भूमिका के चलते स्थगित हो गई और लगातार चौथे माह मासिक आम सभा के स्थगित हो जाने की वजह से शहर के विकास से संबंधित तमाम विषय चर्चा के अभाव में प्रलंबित व अनिर्णित रह गए। विगत 4 माह से मनपा क्षेत्र में स्थित मनपा की मिल्कियत वाले व्यापारिक संकुलों के किराए की दरों को बढ़ाने तथा करारनामे का नूतनीकरण का विषय लगातार आम सभा के सामने विचार विमर्श हेतु विचाराधीन है और इसे लेकर पिछली आम सभा में सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया था कि इस विषय को अगले मार्गदर्शन के लिए सरकार के पास भेजा जा रहा है। साथ ही विगत आम सभा स्थगित कर दी गई थी। वहीं आज होने वाली आम सभा के लिए इसे प्रशासकीय प्रस्ताव के तौर पर कार्यक्रम पत्रिका में शामिल किया गया। ऐसे में आम सभा का कामकाज शुरू होते ही विपक्ष द्वारा मनपा संकुलों के किराया वृद्धि के विषय को लेकर चर्चा किए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही आयुक्त से इस पर निवेदन करने की मांग की गई। वहीं सत्ता पक्ष का कहना रहा कि पिछली आम सभा में इस विषय को अगले मार्गदर्शन के लिए सरकार के पास भेजते हुए आम सभा के स्तर पर इस विषय को स्थगित कर दिया गया था और चूंकि अब तक सरकार की ओर से कोई मार्गदर्शन नहीं आया है, अतः इस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो सकती। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी भूमिका पर लगातार अड़े हुए थे, जिसकी वजह से सदन में स्थिति लगातार हंगामाखेज बनी हुई थी और अगले किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में महापौर चेतन गावंडे ने करीब 2.5 घंटे के कामकाज पश्चात इस आम सभा को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही किराया वृद्धि के मामले को लेकर लगातार चौथे माह शहर के विकास से संबंधित अनेकों विषय भी अचर्चित व अनिर्णित रह गए। वहीं आम सभा होने के बाद अब दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दूसरे पक्ष को सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने हेतु जिम्मेदार बताया जा रहा है। इतके महत्त्वाचे विषय असताना हे तिसरी आमसभा झाली की विरोधी पक्ष गोंधळ घालतोय आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असा आहे की विरोधी पक्ष नेता कोण आहे याच्यामध्ये संभ्रम आहे। सगळे विरोधी पक्ष आणि जे आमच्याकडून तिकडे गेले ते विरोधी पक्ष नेते झाले आणि म्हणून विरोधी पक्ष नेत्यांमध्ये एक वाक्यता नाही। विरोधी पक्ष नेता स्वतःच भूमिका करू शकत नाही, कुठून तरी बाहेरून ऑपरेट होतात आहे। हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव या महानगरपालिकेचं आहे आणि म्हणून मी तीव्र शब्दात निषेध करतो। आम्ही वेळोवेळी प्रयत्न केला, आम्ही त्यांना निमंत्रण दिलं की आपण चर्चा करू, याच्यातून काही मार्ग काढू, पण विरोधी पक्षनेता समोरची निवडणूक बघून
त्यांना ही सभागृह चालू द्यायचं नाही, त्यांना जनतेच्या हिताचे निर्णय होऊ द्यायचे नाही, हे याच्यातून स्पष्ट होते. आणि जनता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षाला त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही. मार्केटच्या रेटच्या संदर्भामधला विषय चर्चेला होता आणि काही सदस्यांची हरकत होती, म्हणून आम्ही तो राज्य शासनाकडे मार्गदर्शनला मागितला होता. जोपर्यंत मार्गदर्शन येत नाही तोपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवावा असं ठरलं होतं. परंतु विरोधी पक्षांनी आग्रह केला की या विषयावर चर्चा करायची आहे. वास्तविक पाहता कोणताच नियम नाही आहे, कोणता अधिनियमामध्ये कलम नाही आहे, तरीसुद्धा कोणत्याही प्रकारची शंका नसो म्हणून आम्ही तो विषय चर्चा करू दिली. विरोधी पक्षनेत्यांचं असं म्हणणं होतं की ह्या विषयाला तुम्ही रुलिंग द्या, परंतु ते दिल्या जात नाही कारण मागच्या सभेमध्ये आपण दिलेलं आहे. आणि या विषयावर विरोधी पक्षांनी गोंधळ केला. मला असं वाटतं की विरोधी पक्षनेत्याला हे सभागृहामध्ये अमरावतीच्या विकासाच्या संदर्भातले कोणतेही मुद्दे चर्चा करायची नाही आहे. विकासापासून वंचित ठेवण्याचं पाप विरोधी पक्षनेते करत आहे. त्यामुळे आजची सभा ही होऊ शकली नाही आहे. महानगरपालिकेच्या इतिहासात असं आधी झालं की विषय स्थगित होता आणि त्याच्यानंतरही त्याच्यावर चर्चा सुरू होती. आणि चर्चा सुरू असताना असं आहे की सांसदीय कामकाजाच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि संसदीय कामकाज होत असताना जे मागच्या बैठकीमध्ये झालं की सभागृहामध्ये एका विषयात 2 मतं आली. काही लोक स्थगित ठेवण्याच्या बाजूला होते आणि काही लोकांचं म्हणणं होतं की बा तो विषय मंजूर करण्यात आला. परंतु अनेक लोक जे सन्मान्य सदस्य हे स्थगित ठेवण्याच्या बाजूला बोलले आणि त्या बोलताना त्याच्यानुसार सभापतींनी तो विषय स्थगित ठेवला. परंतु आज पुन्हा तो विषय चर्चेला घेण्यात आला. चर्चा करण्याची आवश्यकता नव्हती, परंतु चर्चा झाली. हे सभागृहाच्या दृष्टिकोनातून चांगली बाब नाही. जे मार्केटचे जे दर शासनानं जे पाठवलेले आहे त्याच्यावर अंमलबजावणी करण्याचा विषय म्हणजे मागच्या वेळेस त्यांनी जे अनधिकृत जो ठराव केला की स्थगित ठेवला आहे आणि शासनाचं मार्गदर्शन मागवलं त्याच्यावर चर्चा होत असताना यांनी आज तो विषय त्याच्यावर यांनी सभागृह परत स्थगित केला आणि वरतून सभा स्थगित झाल्यानंतर प्रेसमध्ये स्टेटमेंट देतात की विरोधक प्रेस चालू देत नाही आहे. म्हणजे यांनी पूर्ण महानगर दुसऱ्या या 5 वर्षात यांना माहीत आहे की 5 वर्षात आपण फक्त घोटाळ्याच्याशिवाय कोणतंही काम केलेलं नाही आहे. या 5 वर्षात यांना एक काम यांनी दाखवून दे की कोणतं काम केलं आहे. आजचं म्हणजे एवढा उत्पन्नाचा विषय. अरे ज्या महानगरपालिकेचं म्हणजे पूर्ण धिंगाणा झाला आहे. आयुक्तांनी परवा आमच्यासोबत चर्चा करताना म्हटलं आहे की वित्त आयोगातून फक्त 25% खर्च करावा लागेल. 2 महिन्यात महानगरपालिकेचा पूर्ण आर्थिक कोलॅप्स होणार आहे. म्हणजे महानगरपालिकेचं उत्पन्न नाही, काही नाही, सगळं. आणि एवढा मोठा विषय जेव्हा शासनानं पूर्ण महाराष्ट्रभर पाठवला आहे इथं स्थगित करा. दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे, आयुक्ताला बोलू देत नाही तुम्ही. आयुक्ताला का नाही बोलू दिलं त्याचं कारण तर सांगायला पाहिजे. आयुक्ताला बोलू देत नाही. त्यांना माहीत होतं की आयुक्त बोलले तर हे आपण जे करून राहिलं हे सगळं चुकीचं आहे, पूर्ण जनतेला माहीत पडेल. म्हणून आजच्या या सभेमध्ये यांनी जे नियमबाह्य काम केलेलं आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. आणि यांनी जनता येणाऱ्या महानगरपालिकेत या BJP-वाल्यांना जनता धडा शिकवणार. समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा कार्यों के लिए तत्पर रहने वाली श्री महेश सेवा समिति द्वारा स्थानीय घनश्याम नगर परिसर में सिद्धि विनायक कॉलोनी में अपनी 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर सुकून नामक प्रकल्प साकार किया जा रहा है, जहां पर परिवार में एकाकी रह चुके बुजुर्गों को आवश्यक देखभाल के साथ रखा जाएगा. इस प्रकल्प का भूमि पूजन आज बुधवार 20 अक्टूबर की दोपहर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्याम सुंदर सोनी के हाथों किया गया. महेश सेवा समिति के अध्यक्ष RB अटल की अध्यक्षता में आयोजित भूमि पूजन समारोह में गणमान्यों की उपस्थिति में सिद्धि विनायक कॉलोनी स्थित निर्माण स्थल पर पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन करते हुए मुहूर्त की कुदाल मारी गई. पश्चात महेश भवन में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां पर माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय महासभापति श्याम सुंदर सोनी ने सुकून प्रकल्प को नई व पुरानी पीढ़ी के बीच एक सेतु के तौर पर प्रतिपादित किया. इस समारोह में सुकून प्रकल्प के आर्किटेक्ट आकाश मोहता ने गणमान्य अतिथियों सहित उपस्थित समाज बंधुओं के समक्ष इस प्रकल्प की प्रस्तावित इमारत को लेकर प्रेजेंटेशन दिया. वहीं समिति के अध्यक्ष RB अटल ने सुकून प्रकल्प की संकल्पना और समिति द्वारा किए गए संकल्प को लेकर अपनी भूमिका विशद की. और जिंदगी भर कष्टों से जो पैसा कमाया है उसको समाज के माध्यम से समाज के परिवारों की सेवा के लिए लगाएंगे. तो मैं ये सिल्वर लाइनिंग कोरोना में ये भी एक देखता हूँ. ये सेवा समिति है, अपने को तो सेवा करनी है.
भवन बनाना जो था, यह तो एक सेवा के लिए जो हमको फंड्स लगते थे, उस फंड्स को जनरेट करने का माध्यम था, ये हर समय उनका कहते थे। और उसी तरह से उद्देश्य भी जो है अपने, उसी प्रकार के उद्देश्य है। इस महेश सेवा समिति के लिए आप सभी को पता है कि शैक्षणिक सहायता, वैद्यकीय सहायता, शल्य क्रिया सहायता और गुरु छात्रवृत्ति भी दी जाती है। कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के चलते विगत शैक्षणिक सत्र से बंद पड़े सभी महाविद्यालयों को राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद बुधवार 20 अक्टूबर से दोबारा खोल दिया गया है। ऐसे में करीब 1.5 वर्ष के अंतराल पश्चात शहर के सभी महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की मौजूदगी दिखी। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2021 में ली गई कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षाओं के परिणाम बुधवार 20 अक्टूबर को घोषित किए गए, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 39.56% रहा। वहीं कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षाओं में पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षा का परिणाम 11.82% तथा नए पाठ्यक्रम की परीक्षा का परिणाम 48.40% रहा। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चांदूर बाजार व अचलपुर तहसील में 185 करोड़ रुपए के विकास कामों का उद्घाटन व भूमि पूजन कल राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। इस ऑनलाइन समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। स्थानीय स्तर पर यह ऑनलाइन समारोह अचलपुर पुलिस थाने में संपन्न होगा, ऐसी जानकारी क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बताया कि 139 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना के 83 गाँवों में से चांदूर बाजार तहसील के 35 व अचलपुर तहसील के 48 गांवों का समावेश किया गया है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए गए प्रयासों के तहत राहटगांव परिसर के नारायण नगर बस्ती तक मुख्य रास्ते का निर्माण कार्य करीब 24 लाख रुपए की निधि से किया जा रहा है। इसके अलावा मनपा अस्पताल परिसर में रास्ते का निर्माण कार्य करीब 34 लाख रुपए की निधि से किया जा रहा है। इन दोनों रास्तों के साथ ही कई विकास कामों का भूमि पूजन व नाम फलक का उद्घाटन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विविध विकास कामों को देखते हुए आर्थिक वर्ष में निर्वाचन क्षेत्र के विकास कामों के लिए निधि का प्रावधान कराकर देने की मांग क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा जिला नियोजन समिति की बैठक में उठाई गई। साथ ही विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न विकास कामों के लिए भी निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। किसानों की विविध प्रलंबित मांगों के साथ ही कई योजनाओं के लाभ से वंचित लाभार्थियों को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वरुड़ तहसील शाखा की ओर से वरुड़ के इंदिरा चौक में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में जनाक्रोश चक्का जाम आंदोलन किया गया। सहा महिने बंद झाले। मला सांगा काय काय प्रॉब्लेम आहे? याचे पगार का नाही सुरू झाले? याचे पगार का नाही सुरू झाले? दिवाळीच्या अगोदर म्हाताऱ्याचे अपंगाचे पैसे जमा झाले तर तुम्हाला आशीर्वाद देतील लोक, तुम्हाला आशीर्वाद देतील म्हणजे त्याची दिवाळी चांगली जाईल। आता 4-4 महिन्याचे पैसे आहे, 4000 जर झाले तर ते पोरीले साडी घेऊ शकतील, आहे का नाही? पोरीले साडी घेऊ शकतील, गोडधोड करू शकल। मग आता नुसतं असं तोंड टेकलं सांगू नका, खरं म्हणजे आम्हाला लाज वाटायला लागली, तुम्हाला वाटव का ना वाटव का 4 महिन्यापासून या गोरगरिबाचे पैसे नहीं दिले गेले। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के 53वें पुण्यतिथि महोत्सव अवसर पर गुरुकुंज मोजरी स्थित राष्ट्रसंत की महासमाधि पर सैकड़ों गुरुदेव भक्तों द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतिवर्ष यह पुण्यतिथि महोत्सव बेहद भव्य दिव्य स्वरूप में मनाया जाता है, किंतु इस वर्ष कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए गत वर्ष की तरह ही पुण्यतिथि महोत्सव बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस महोत्सव से पहले बीती रात 9 बजे महासमाधि स्थल की पुष्प सजावट करनी शुरू की गई, जिसमें क्षेत्र के युवा व उत्साही युवा किसानों द्वारा सामूहिक रूप से श्रमदान करते हुए आधी रात तक महासमाधि स्थल की आकर्षक साज सज्जा की गई, जो आज सभी के आकर्षण का केंद्र रही। विगत वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के चलते दीपावली का पर्व पूरी तरह सन्नाटे में गुजरा था, किंतु इस वर्ष अनलॉक के तहत कई प्रतिबंधों के शिथिल हो जाने के चलते अब सभी क्षेत्र लगभग पूरी तरह से खुल गए हैं और जनजीवन पहले की तरह सामान्य होने लगा है। ऐसे में दीपावली का पर्व भी पहले की तरह धूमधाम से मनाए जाने की पूरी संभावना है। इस हेतु कई लोगों ने दीपावली पर्व पर यात्रा करने का नियोजन किया है। वहीं विगत सप्ताह से राज्य परिवहन निगम ने भी अपनी बसों में अग्रिम आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसे जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि दीपावली पर्व पर राज्य परिवहन महामंडल की बसों में अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई देगी। इस समय वरुड़ के निकट महेंद्री वन परिसर में एक मादा बाघ व उसके 2 शावक भटकते दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों व मजदूरों में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ है और क्षेत्रवासियों द्वारा वन विभाग से इस ओर ध्यान दिए जाने की मांग की जा रही है।
पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर तथा सोयाबीन के घटते दामों को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा निषेध व्यक्त करते हुए भातकुली बस स्थानक से तहसील कार्यालय तक बैलगाड़ी मोर्चा निकाला गया और तहसीलदार को बढ़ती महंगाई के संदर्भ में निवेदन सौंपा गया। बडनेरा के साप्ताहिक बाजार में किए गए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग को लेकर जय संविधान संगठन द्वारा मनपा जोन क्रमांक 4 का घेराव करने के साथ ही ठिया आंदोलन किया गया। संगठन की ओर से कहा गया कि साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों व ग्राहकों के लिए मूलभूत सुविधाओं व साफ सफाई का सर्वथा अभाव है। इस ओर मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा निगमायुक्त व निर्माण कार्य अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए 4 दिनों के भीतर शहर में रास्तों सहित अन्य समस्याओं को सुलझाए जाने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 4 दिनों के भीतर ये समस्याएं नहीं सुलझाई जाती तो मनसे की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वारंवार निवेदन देऊनही महानगरपालिका कुठल्याही गोष्टीची दखल घेत नाही। रस्त्यावरचे खड्डे, कचऱ्याचा ढीग लागलेला आहे। बऱ्याच समस्याचे वारंवार खूप वेळा निवेदन दिले आहे, परंतु अजूनपर्यंत त्यांनी कुठल्याही महानगरपालिकेने याच्यावर कारवाई नाही केली। म्हणून आज या निवेदनामार्फत आम्ही महानगरपालिकेला 4 दिवसाचा अल्टिमेट देत आहोत की जर याच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने यापुढे मोठं आंदोलन महानगरपालिकेवर करण्यात येईल। शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से पुलिस मुख्यालय परिसर में कल 21 अक्टूबर की सुबह 8 बजे पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 जनवरी 2011 को शहीद हुए पुलिस उप निरीक्षक संजय चौगुले की वीर पत्नी विजया लक्ष्मी चौगुले बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगी। साथ ही इस कार्यक्रम में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा प्रस्तावना रखते हुए शहीद पुलिस कर्मियों को सलामी दी जाएगी। दीपावली से पहले बढ़ रही महंगाई को कम करने को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की ओर से जिलाधीश के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निवेदन भेजा गया, जिसमें लगातार हो रही पेट्रोल डीजल व गैस दर वृद्धि सहित खाद्य तेलों की कीमतों में हो रहे इजाफे को लेकर निषेध व्यक्त किया गया। बीती रात शहर में कई स्थानों पर परिवारों एवं नागरिक समूहों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कोजागिरी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने पूर्णमासी के चांद की रोशनी में सूखे मेवों के साथ दूध की खीर बनाई और उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया। वहीं आसमान में सामान्य रातों की तुलना में कोजागिरी का चांद भी कुछ अधिक प्रखरता से दमकता हुआ दिखाई दिया। बीती रात माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत श्री माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा कोजागिरी उत्सव विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। वहीं माहेश्वरी पंचायत व श्री राधा कृष्ण मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में कोजागिरी पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। यहाँ पर रामदेव बाबा भक्त मंडल द्वारा सुमधुर भजन प्रस्तुत किए गए। पश्चात राधा कृष्ण की आरती करते हुए प्रसाद व दूध का वितरण किया गया। बीती रात सत्यनारायण मंदिर में कोजागिरी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक शाम हरे सहारे के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मयंक छांगानी व मुकेश छांगानी द्वारा एक से बढ़कर एक सुमधुर भजन प्रस्तुत किए गए। इस समय महाराष्ट्र विधानमंडल अनुसूचित जमाती कल्याण समिति अपने 3 दिवसीय दौरे पर यवतमाल पहुंची है। इस समिति में मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल का भी समावेश है, जिनका यवतमाल के जिलाधीश कार्यालय पहुंचने पर आदिवासी अपर आयुक्त वानखड़े सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 2 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं पहले से अस्पताल में भर्ती एक मरीज को कोविड मुक्त होने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में इस समय 6 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं जो मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इनमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं 4 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 214 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.93% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। साथ ही आज समूचे संभाग में 4 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1 व बुल्ढाना के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा संभाग में 4 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1 व यवतमाल के 2 लोगों का समावेश है। स्थानीय राजापेट पुलिस द्वारा अपनी पत्नी पर अप्राकृतिक अत्याचार करने वाले एक वकील को अपनी हिरासत में लिया गया है। पता चला है कि शिकायतकर्ता महिला भी पेशे से वकील है और 4 माह पहले ही दोनों का लव मैरिज हुआ था, लेकिन शादी के बाद आरोपी वकील ने अपनी पत्नी के मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग करना और छोटी छोटी बातों को लेकर संदेह व्यक्त करने के साथ ही उससे मारपीट करना शुरू किया था और वह उसका जबरन अप्राकृतिक यौन शोषण भी कर रहा था, जिससे त्रस्त होकर महिला वकील ने राजापेट पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
विगत 37 वर्षों से फरार रहने वाले शहर के गांधी आश्रम परिसर में रहने वाले एक आरोपी लक्ष्मण प्रधान को राजापेट पुलिस द्वारा आज हिरासत में लिया गया है। इस आरोपी के खिलाफ वर्ष 1984 में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था, जब बैंड पथक में शामिल इस आरोपी ने समर्थ हाई स्कूल के सामने एक व्यक्ति से मारपीट की थी। इस मामले में अन्य 12 बैंड धारकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, लेकिन लक्ष्मण महादेव प्रधान फरार हो गया था। राजापेट थाना क्षेत्र में आने वाले अलग अलग परिसर में चोरी, डकैती, छीना झपटी, चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 14,72,250 रुपए का माल रिकवर किया है। यह माल शिकायतकर्ताओं को लौटाने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है। इसके तहत राजापेट थाना पुलिस की ओर से 23 शिकायतकर्ताओं को रिकवर किया गया माल वितरित किया गया। मोर्शी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर पद पर कार्यरत व नंद स्मिथ कॉलोनी निवासी गोपाल पाटिल ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ माह पहले ही गोपाल पाटिल का तबादला वरुण तहसील के राजूरा बाजार स्थित बैंक शाखा में कैशियर पद पर किया गया था। सोमवार 18 अक्टूबर की रात जब उनका परिवार गहरी नींद में था, उसी समय गोपाल पाटिल ने बाथरूम के दरवाजे की कड़ी को नायलॉन की रस्सी लगाकर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।